नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है भारत में न्यायपालिका का संगठन, न्यायिक सक्रियता एवं स्वतंत्रता। हम न्यायपालिका का जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भारत की सरकार जिसको हम बोलते हैं उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हम काफी टाइम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो अब जब हम न्यायपालिका के बारे में समझ चुके कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका की मतलब प्रमुख कार्य क्या है, तो ये जान लेने के बाद आपने ये बात अच्छी तरह जान ली है कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है, न्यायपालिका के फंक्शंस क्या है। तो ये जान लेने के बाद आपको ये भी बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति होती है वो कब हुई, कैसे हुई, वो कौन से संवैधानिक उपचार है, साधारण और वो संवैधानिक बताए थे आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रमादेश क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, निषेधाज्ञा क्या होता है, प्रोहिबिशन, है ना, उत्प्रेषण लेख। ये 5 जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जारी करते हैं, ये आपको ढंग से बताया जा चुका है कि कब कब जारी किया जा सकता है, और ये आपको ढंग से पढ़ना है, बुक में से भी पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में। तो ये जान लेने के न्यायिक पुनरावलोकन जब आपने जान लिया, तो न्यायिक पुनरावलोकन के बाद न्यायपालिका से संबंधित टॉपिक में एक दो बातें, एक दो एस्पेक्ट जो रहते हैं वो ये है कि न्यायपालिका का संगठन कैसा है, फिर न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जो आजकल बहुत ज्यादा वर्ड यूज में आ रहा है और ये माना जाता है कि न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ गई है। तो ये सब बातें, और इस लास्ट में न्यायपालिका की जो भारत में न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, न्यायपालिका को ऐसे कौन से प्रोविजन किए गए हैं जो न्यायपालिका को, इनके द्वारा हमें कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में न्यायपालिका का संगठन। भारत में न्यायपालिका का संगठन कैसा है। तो संगठन देखो, आपको अच्छी तरह पता है कि भारत में न्यायपालिका का संगठन जो आपकी स्लाइड में ये है। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों में न्यायपालिका का संगठन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। हर राष्ट्र में न्यायपालिका का संगठन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे भारत क्या है, भारत एक फेडरल स्टेट है, संघात्मक शासन वाला यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। तो भारत जैसे संघात्मक शासन वाले देश में शासन के प्रत्येक स्तर पर, शासन का प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर का मतलब है संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो भारत जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में शासन के प्रत्येक स्तर पर पृथक पृथक न्यायिक संगठनों का सृजन किया गया है। ठीक है ना। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समान उनमें पृथक्करण नहीं किया गया। वैसा पृथक्करण नहीं है जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। न्यायपालिका का जो संगठन है उच्चतम न्यायालय है, जो संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय स्तर पर। लेकिन इसका पृथक्करण वैसा नहीं जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का है। कार्यपालिका का मतलब संघीय सूची के विषयों पर कार्य करने का अधिकार संघीय कार्यपालिका को है, राज्य सूची के विषयों पर कार्य करने का अधिकार राज्य कार्यपालिका को या राज्य व्यवस्थापिका को है। वो बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका का जो संगठन है वैसा पृथक्करण नहीं है। ये यहाँ पर एक्चुअली में आपको यह ध्यान रखना है कि उनमें एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में। मतलब ऊपर वाला न्यायालय उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय सॉरी टाइपिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, न्यायालय पूरा नहीं लिखा, उच्च न्यायालय। तो ये सब एकीकृत है, जुड़े में है, कड़ी जुड़ी हुई है कि किस न्यायालय के खिलाफ कहां अपील हो सकती है, कौन किस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहां अपील हो सकती है और उस निर्णय को कौन से न्यायालय बदल सकता है। या मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत में, आपको ये सब याद रखना है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का संगठन है एक ऐसी चेन के रूप में, एक ऐसी श्रृंखला के रूप में जिसमें छोटे अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर बड़े न्यायालय आते हैं। सबोर्डिनेट्स जो न्यायालय हैं उनके ऊपर बड़े न्यायालय आते हैं। ठीक है। उनके ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोपरि स्थान पर उच्चतम न्यायालय है। जैसे भारत में ये आपको जो स्लाइड में दिख रहा है जिला न्यायालय लिखा हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर जिला न्यायालय है। ठीक है ना। अब केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय है, संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हम बात करें तो उच्च न्यायालय है। ठीक है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है ना। अधीनस्थ न्यायालय कौन किस टाइप के होते हैं मैं आपको भी बताता हूं। भारत में न्यायालय का संगठन है चार्ट में, मतलब जैसे उच्चतम न्यायालय आपको पता है कौन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को ही हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, भारत का एक ही नई दिल्ली में स्थित है। यह सर्वोच्च न्यायालय है सभी मामलों में। उच्च न्यायालय जनरली एक स्टेट में उच्च न्यायालय होता है, एक या दो स्टेट को मिलाकर भी कई बार उच्च न्यायालय बना दिया जाता है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, एक इसकी पीठ जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान हाई कोर्ट नाम इसका, राजस्थान हाई कोर्ट है। ठीक है। और इनके नीचे जिला न्यायालय, हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसका न्यायाधीश होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। और जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, सबोर्डिनेट कोर्ट्स।
जैसे उसके जिला न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय। न्यायालय का नाम ही यही होगा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों की मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ कि किन न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय। तो जिला न्यायालय के नीचे हुआ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके नीचे हुआ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, उसके नीचे हुआ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय में आएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम। ये इत्यादि प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय में। इन न्यायालयों के अलावा कुछ सहयोगी न्यायालय भी होते हैं। सहयोगी न्यायालय जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। हमने ट्रिब्यूनल्स की बात क्लास में कई जगह पढ़ी है। तो यह है अधीनस्थ प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जिसको हम बोल सकते हैं। श्रमिक न्यायालय, लेबर कोर्ट आपने नाम सुना है। फैमिली कोर्ट्स, पारिवारिक न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, ये विभिन्न सहयोगी न्यायालय होते हैं। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का, ठीक है। सबसे ऊंचे स्तर पर संघीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में भी जो मैंने अभी आपको प्रकार बताई वो होते हैं। तो ये एक वो है, क्या बोलेंगे इसको, संगठन है भारत में न्यायपालिका का। तो इस संगठन में की जो विशेषताएं अगर हम देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं जानना जरूरी है ना कि भारत में इन न्यायालयों की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं देखो, पहली विशेषता यह है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात अधीनस्थ स्तर से उच्चतम स्तर तक न्यायालय एक दूसरे से संबंधित और श्रृंखलाबद्ध है। अधीनस्थ कोर्ट का कोई फैसला हुआ, वो उसके खिलाफ अगर कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है उस फैसले से, अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं है अधीनस्थ न्यायालय में जो फैसला हुआ, तो वो जिला न्यायालय में जा सकता है। जिला न्यायालय में से भी अगर संतुष्ट नहीं तो उच्च न्यायालय में जा सकता है, फिर उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। श्रृंखलाबद्ध है, एकीकृत और एक दूसरे से संबंधित और श्रृंखलाबद्ध है। केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय है जिसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय में भी 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित की जाती है। देखो, उच्चतम न्यायालय हुआ लेकिन वहां 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित होगी। सिंगल बेंच, एकल पीठ। आप कभी न्यूज पेपर पढ़ते होंगे कि उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ ने ये निर्णय दिया, सिंगल बेंच। और एक होती है डबल बेंच, डिवीजन बेंच जिसको बोलते हैं, सॉरी, द्वितीय अधिक पीठ होते हैं उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। सिंगल बेंच, एकल पीठ, द्वितीय अधिक पीठ, और एक होती है फुल बेंच, पूर्ण या बहुल पीठ। पूर्ण पीठ को हम जनरली संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है, जिसके समक्ष अत्यंत उलझनपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को सुनवाई हेतु ले जाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, संविधान के किसी आर्टिकल या संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग के बारे में निर्णय लिया जाना है, तो वो होगा पूर्ण पीठ में, जिसको हम बोलेंगे फुल बेंच, बहुल पीठ, ठीक है। और पूर्ण पीठ को संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है, ठीक है नहीं, जिसके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को सुनवाई हेतु ले जाया जाता है। एकल पीठ में एक न्यायाधीश होता है, द्वितीय पीठ में कम से कम 2 न्यायाधीश अवश्य होता है, और बहुल पीठ में मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट पीठ द्वारा या सभी न्यायाधीशों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। ये हुआ उसमें, ये एक स्ट्रक्चर है उच्चतम न्यायालय में, सेम स्ट्रक्चर है। भारत में प्रत्येक राज्य के स्तर पर सर्वोपरि न्यायालय कौन होगा? राज्य के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। एकल जो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी हो तो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ये भी उच्चतम न्यायालय के समान 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित करता है। इसमें वो 3 स्तर होते हैं, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और फुल बेंच। जिला स्तर पर जिला न्यायालय और विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय, इनके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में भी एकल पीठ, एक न्यायाधीश या द्वि न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया संचालन किया जाता है। और न्यायपालिका की श्रृंखला के अंतर्गत, श्रृंखला के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सहयोगी न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें श्रम न्यायालय आपको मैंने बताया, पारिवारिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत। ये न्यायालय क्षेत्र विशेष से विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं। इन विशिष्ट न्यायालयों में उनके लिए निर्धारित क्षेत्र के बाद सुने व निर्णित किए जाते हैं। इस प्रकार ये जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया वो है भारत में न्यायपालिका का संगठन, एक मोटा मोटा ढांचा, एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये जान लेने के बाद देखो, अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। जो भारत में हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, भारत में जो हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में न्यायपालिका की जो भूमिका हम पढ़े, तो न्यायपालिका की भूमिका का हमें इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है। आपसे पूछा जाए भारत में न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, या न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है, तो इवोल्यूशन
ऑफ रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया हम पढ़ेंगे तो उसमें न्यायिक सक्रियता जरूर आता है। न्यायपालिका कार्य और भूमिका की तो हमने खूब पढ़ ली, तो उनके द्वारा जब हमको पढ़ते हैं तो उनसे स्पष्ट होता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करने एवं कानूनों की व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन न्यायिक तंत्र द्वारा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की अनेक सीमाएं भी है ना, न्यायिक नियंत्रण की अनेक सीमाएं हैं। जैसे सीमाएं मैंने आपको पहले बताई दिया पहले क्लास में, न्यायालय स्वयं पहल नहीं करता है, पीड़ित पक्ष न्यायालय में आएगा तब उसकी याचिका प्रस्तुत करेगा, तब उसकी सुनवाई होगी। न्यायिक नियंत्रण का जो लाभ है घटना के घटित हो जाने के पश्चात मिलता है, अर्थात न्यायिक नियंत्रण की प्रक्रिया जो पोस्टमार्टम की बात है, ये बातें हमने आपको पहले बता दी। अब हमें यहाँ पर पढ़ना न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो न्यायपालिका की जो सीमाएं हैं उसको तो, जो सीमाएं हैं न्यायपालिका की वो देखे उसको तो कम कर दिया था, न्यायपालिका की भूमिका को कम कर दिया था सीमाओं ने, लेकिन 1990 के दशक से न्यायपालिका की भूमिका अत्यधिक प्रभावी बनी। पहले आपको याद रखना है कि 1990 के जो डिकेड आता है, 1990 के बाद न्यायपालिका की भूमिका प्रभावी बन गई है। न्यायपालिका के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को व्यवहार में अपनाया जा रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म को। न्यायपालिका ने विगत वर्षों में, न्यायपालिका है जो, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में न्यायपालिका ने विगत वर्षों में, पिछले 2-3 दशकों से अपने समक्ष उपस्थित किए गए वादों में यह पाया कि अधिकांश प्रकरण न्याय कार्यपालिका या प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता अक्रमण्यता के कारण उपस्थित हो रहे हैं। न्यायपालिका ने यह पाया कि न्यायपालिका के समक्ष जो वाद आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका निष्क्रिय है या अक्रमण्य है या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण या उनकी निष्क्रियता के कारण या उनकी अक्रमण्यता के कारण न्यायपालिका ने कार्यपालिका को, प्रशासन तंत्र को अपने दायित्वों के प्रति सजग करते हुए अनेक आदेश पारित किए। ठीक है, क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका या प्रशासनिक तंत्र, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रशासनिक तंत्र द्वारा अब उनको जो कार्य दिए गए हैं, उनकी जो ड्यूटीज है उनको वो नहीं कर रहे हैं। इस कारण न्यायपालिका ने अनेक ऐसे आदेश पारित किए जिसमें उन्होंने कार्यपालिका को या प्रशासनिक तंत्र को उन दायित्वों कार्यों को निर्वहन करने का आदेश दिया। और यह जो प्रक्रिया है, इसी भूमिका को, न्यायपालिका की जो भूमिका होगी, जो जिसने प्रशासनिक तंत्र को या कार्यपालिका को आदेश देना प्रारंभ किया, उसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता, ठीक है, उनको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब आपकी ये स्पष्ट हो गया कि न्यायिक सक्रियता कहते किसे हैं। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है जो न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायी है? ये आपके जो स्लाइड में सामने दिए हुए ये प्रमुख कारण है जो न्यायपालिका की सक्रियता या न्यायपालिका की उसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है ये। जैसे कार्यपालिका की निष्क्रियता, पहला कारण है कार्यपालिका की निष्क्रियता। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को क्रियान्वित करता है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि कार्यपालिका सरकार का वह पार्ट है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में जो कानून को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका ही कानूनों का पालन कराती है। जो नियम व्यवस्थापिका द्वारा बना दिए गए हैं, जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं, उनका पालन कार्यपालिका कराएगी और जनहित के त्वरित व सही जनहित के लिए त्वरित व सही कार्य कर सुशासन का आधार बनाती है कार्यपालिका। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह वर्तमान परिस्थितियां बताती है कि प्रशासन के हर क्षेत्र में सरकार अपने कर्तव्य निभाने में और स्वयं कानून का पालन करने कराने में पूर्णतः सफल नहीं हो रही है। विचारक कहते हैं कि विगत कुछ वर्षों की परिस्थितियां बताती है कि प्रशासन के हर क्षेत्र में सरकार अपने कर्तव्य निभाने में और स्वयं कानून का पालन करने कराने में पूर्णतः सफल नहीं हो रही है। इस स्थिति का परिणाम ये हुआ है कि नागरिक उन कार्यों को कराने के लिए न्यायालय की शरण ले रहे हैं जो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य, जो प्रशासनिक तंत्र के कार्य हैं, उन कार्यों को जब वो प्रशासनिक तंत्र या कार्यपालिका नहीं कर रही है तो नागरिक उन कार्यों को कराने के लिए न्यायालय के पास जा रहे हैं, जिन्हें यदि नौकरशाही स्वतः ही कानून और नियमों के अनुसार पूरा कर देती, अगर कार्यपालिका, अगर प्रशासनिक तंत्र, अगर नौकरशाही उन कानूनों और नियमों के अनुसार उन कार्यों को स्वतः ही पूरा कर देती तो न्यायालय की शरण में नहीं जाना पड़ता नागरिकों को। प्रशासन की निष्क्रियता की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कभी कभी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर ही न्यायपालिका को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सक्रिय होना पड़ता है। कई बार न्यूज़पेपर्स में कोई न्यूज छप जाती है और उसमें समझाता है कि प्रशासन का एक दायित्व है लेकिन प्रशासन इन दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका स्वयं ही अपने स्तर पर ही प्रशासन की निष्क्रियता के कारण जो न्यूज़पेपर में न्यूज है उसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक्टिव हो जाती है न्यायपालिका। आज स्थिति यह बनती जा रही है कि बिना न्यायपालिका के दखल के प्रशासन कोई कार्य करता ही नहीं। जनरली ज्यादातर जनहित के कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका के दखल के बाद प्रशासन करता है। इस प्रकार में कह सकते हैं कि कार्यपालिका की बढ़ती निष्क्रियता के कारण, प्रशासनिक तंत्र की बढ़ती निष्क्रियता के कारण जनहित याचिकाओं में वृद्धि हुई है, जिनके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका अधिक सक्रिय हुई है। ये एक वो हुआ
न्यायपालिका की सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारण, कार्यपालिका की निष्क्रियता। अगला है स्थायी लोक अदालतों का गठन। देखो ये मैं आपको बता देता हूं, स्थायी लोक अदालतों का गठन। न्यायालयों में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विगत कुछ वर्षों से लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। तो न्यायालयों में जो केसेस के जो त्वरित निस्तारण होना चाहिए, उनका जो केसेस, जो मामले न्यायालयों में हैं, जो वाद न्यायालयों में है, उनका त्वरित निस्तारण के लिए पिछले कुछ सालों से लोक अदालतें के गठन का प्रचलन बढ़ा है। लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण भी होने लगा है, जो लोक अदालतें बनी है। लोक अदालतें प्राचीन काल में पंचायत न्याय व्यवस्था के समान होती है ना, जिनमें आपसे समझौते हैं, पारस्परिक राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया जाता है। पहले पंचायत न्याय व्यवस्था थी प्राचीन काल में भारत में, तो आपसे समझौते से मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालतों में भी ऐसा होता है। तो लोक अदालतों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बना दिया गया है लोक अदालतों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए। तो लोक अदालतों की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन 2002 में किया गया और इन्हें स्थायी लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किए गए। तो स्थायी लोक अदालत पूर्व की लोक अदालतों से भिन्न प्रकृति की है। स्थायी लोक अदालत इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करके स्थायी लोक अदालतें का गठन हुआ 2002 में, जो इनमें संशोधन करके किया गया। तो स्थायी लोक अदालतों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करके जन उपयोगी सेवाओं जैसे डाक, विद्युत, यातायात, बीमा आदि को भी इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है स्थायी लोक अदालतों में। तो इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील भी नहीं की जा सकती है। स्थायी लोक अदालतों ने जो निर्णय दिया उनकी निर्णयों की अपील नहीं की जा सकती है। स्थायी लोक अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया को ही नहीं अपनाया जाता है, अपितु नैसर्गिक न्याय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर न्याय, साम्य व सद्विवेक को न्याय का आधार बनाया गया है। इस संदर्भ में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रांत जो है भारतीय संघ का एक ऐसा प्रथम राज्य है जिसने स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सर्वप्रथम की है। राज्य के हमारे यहाँ जो जिला केंद्रों पर और 181 तालुका स्तरों पर इस प्रकार की लोक अदालतों की स्थापना की गई। जिला केंद्रों पर भी है और तालुका स्तरों पर भी, तालुका का मतलब खंड स्तरों पर भी स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। 2002 में स्थापित इन स्थायी लोक अदालतों ने एक बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया है, बहुत बड़ी संख्या में, एवं संपूर्ण भारत में ऐसे मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। अतः ठीक है, अतः स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था भी न्याय की सक्रियता को गति दी है, न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। इस प्रकार जुडिशियल एक्टिविज्म आप समझिए, जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहते हैं? न्यायपालिका की सक्रियता, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा जो अपने कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उनकी जो ड्यूटीज है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको नहीं किए जा रहे हैं, उनको करने के लिए न्यायपालिका जो आदेश दे रही है, न्यायपालिका जो निर्णय कर रही है, न्यायपालिका कि यही एक्टिविज्म है, इसी हम भारत में न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इसके लिए विभिन्न उत्तरदायी कारण है। कार्यपालिका की निष्क्रियता, जो हमने आपको ढंग से आज अच्छी तरह भी आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा है स्थायी लोक अदालतों का गठन। ये जो नीचे तीन और है, ये कारण में, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गठन में आपको अगली क्लास में इनको और डिटेल से ढंग से क्लियर करूंगा।